तमिलनाडु में मदुरई से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है किलड़ी। यहाँ पे 2015 में एएसआई ने एक्सकवेशन शुरू किया और तब से अभी तक यहाँ से 15,000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स रिट्रीव किए जा चुके हैं। बट रीसेंट टाइम्स में ये जगह कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी एंड पॉलिटिकल डिबेट का एक टॉपिक बन चुका है। तो इस जगह में ऐसी क्या चीजें मिली या ऐसा क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट्स आर लॉकिंग हॉर्न्स ओवर इट? ये आर्कियोलॉजी में पॉलिटिक्स कहां से आ गई? एंड नाउ दैट इस एक्सकवेशन के 10 साल हो चुके हैं और ये अपने 10th फेज में है। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इट? सो किलाड़ी एक्सकवेशन की कहानी अभी से लगभग 11-12 साल पहले शुरू हुई जब एएसआई की एक टीम लेड बाय के अमरनाथ रामकृष्ण स्टार्टेड सर्वेइंग द एरिया अराउंड वेगई रिवर वैली। वेगई रिवर क्यों? क्योंकि किलड़ी से पहले भी इस रिवर के ब्रॉडर एरिया में एक्सकवेशन हुए हैं और वहां से बहुत सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली है। दूसरा रीजन है यहाँ का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो पुराने समय में मदुरई पांड्यास का कैपिटल हुआ करता था, तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए ये पूरा एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड दस ऑब्वियसली ये अर्ली सेटलर्स के लिए एक प्रेफरेबल जगह होगी टू सेटल। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस सर्वे के पहले भी यहाँ से काफी आर्टिफैक्ट्स रिट्रीव हुए थे। सो देयर वाज एन एविडेंस कि यहाँ पर सेटलमेंट के तो चांसेस हैं। एंड फाइनली वेगई रिवर को तमिल लिटरेचर एंड स्पेशली संगम पोएम में बहुत ही रेवर्ड एंड इम्पोर्टेंट बताया गया है। अगर पुरानी साहित्य पढ़ो तो पांड्यन एरा में अगर मदुरई को एक कल्चरली रिच, वाइब्रेंट एंड फ्लरिशिंग सिटी बताई गई है तो पांड्यन किंगडम का लाइफलाइन वेगई रिवर को बताया गया है। अब एएसआई के हिसाब से ये सारे एविडेंस वर गुड इनफ टू कंक्लूड दैट यहाँ पे अर्ली सिविलाइजेशन के मिलने के चांसेस हैं एंड दस दे चोज वेगई रिवर वैली फॉर एक्सकवेशन। तो सर्वे के दौरान थेनी से रामनाथपुरम तक कुछ 290 साइट्स आइडेंटिफाई किए गए, बट किलड़ी स्टूड आउट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे टीले एंड आर्टिफैक्ट्स सरफेस पे ही स्कार्टेड थे। Thus there was a higher chances कि आप जब डिगिंग करोगे तो नीचे से पक्का कुछ निकलने वाला है। तो एएसआई ने 2015 में ही यहाँ की डिगिंग शुरू कर दी और फर्स्ट फेज ऑफ एक्सकवेशन में ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली। अब ये एक्सकवेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तमिलनाडु का पहला एक्सकवेशन नहीं है, वहां पहले भी सेटलमेंट्स मिल चुके हैं। देन व्हाई सो मच भाव गिवन टू दिस? क्योंकि ये एक लौता ऐसा एक्सकवेशन है जो इंडियन सिविलाइजेशन के एस्टैब्लिश टाइमलाइन को चैलेंज और रीराइट कर सकता है। सो अभी तक जो फाइंडिंग मिली है उसके हिसाब से यहाँ पे एक वेल प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट था जहाँ पे स्ट्रक्चर्स ब्रिक या ईंटे के बने हुए थे। यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम भी था और यहाँ से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के भी एविडेंस मिले हैं। सो व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन? इसका मतलब है यहाँ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होगी, हाई लेवल ऑफ स्किल्ड लेबर होंगे और यहाँ एक नेटवर्क इकोनॉमी होगी। यहाँ 120 से ज्यादा मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं और उन टुकड़ों में तमिल ब्राह्मी में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, विच प्रूव्स कि उस समय वहाँ पे लिटरेसी क्वाइट वाइड स्प्रेड होगी, तभी इतने सारे पीसेस पे इंस्क्रिप्शंस मिले। यहाँ कई वीविंग टूल्स भी मिले हैं जैसे स्पिंडल वॉल्स जो पुराने समय में धागा काटने के काम आते थे, एंड डाइंग वॉट्स वो बड़े कंटेनर जो यूज होते हैं कपड़ों को डाई करने के लिए, which clearly indicates कि यहाँ पे टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्रीज रहा करती होंगी। यहाँ पे अगैट के बीड्स और कार्नेलिया जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स के पीसेस भी मिले हैं। अब ये दोनों में से कोई भी चीजें तमिलनाडु की नेटिव नहीं है, which clearly indicates कि यहाँ के लोग ऑलरेडी ट्रेड करते होंगे एंड मे बी नॉट जस्ट विद इन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जगह एंशिएंट रोम से भी ट्रेड करती थी। अगर आप एंशिएंट रोमन टेक्स्ट जैसे पेरिपेलिस ऑफ एरिथेरियन सी पढ़ें तो उसमें जब भी रोमन फ्लरिशिंग मैरीटाइम के बारे में बताया गया है उसमें इंडिया से ट्रेड को जरूर मेंशन किया गया है। एंड दे यूज्ड टू ट्रेड विद इंडिया इन टेक्सटाइल, इन स्पाइसेस एंड इन बीड्स। जब यहाँ मिले ऑब्जेक्ट्स का रेडियो कार्बन डेटिंग कराया गया एंड स्पेशली जो यहाँ चारकोल्स मिले थे तो इट पुश्ड द डेट ऑफ किलड़ी सेटलमेंट टू 800 BC। अब ये फाइंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस रेडियो कार्बन डेटिंग से पहले संगम पीरियड का स्टार्टिंग टाइम 300 BC को माना जाता था, बट अगर ये रेडियो कार्बन डेटिंग के रिजल्ट सही हैं तो वी वर ऑफ बाय 500 years। अभी तक मैंने जो भी बताया ना, हाउ डज दिस अफेक्ट द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन सिविलाइजेशन?
एक लंबे समय से इंडिया के अर्बन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो इंडस वैली को माना गया एंड ये अबाउट 3300 BC से 1300 BC तक थी। एंड देन देयर वाज सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये गंगा के मैदान के आसपास हुई। स्टार्टिंग पीरियड इसका 6th century BC माना जाता है। इट इज सेड दैट इट कोइंसाइडेड विद महाजनपदास। जिनको नहीं पता, महाजनपदास वो ग्रेट किंगडम थे जो 6th century BC से 4th century BC तक एग्जिस्ट करते थे। किलारी के सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन की फाइंडिंग इसी नैरेटिव को चैलेंज करती है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन 6th century BC में सिर्फ गंगा के मैदान के आसपास नहीं बल्कि साउथ में भी हो रहा था। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी फ्रॉम दिस कि नॉर्थ एंड साउथ में साइमल्टेनियसली कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज डेवलप हो रही थी। ये सारी फाइंडिंग एक लॉन्ग हेल्ड नैरेटिव कि इंडिया में अर्बनाइजेशन एंड लिटरेसी दोनों एक्सक्लूसिवली गंगा के मैदान के पास शुरू हुई थी उसे डायरेक्टली चैलेंज करती है। दूसरा, संगम लिटरेचर जो ओल्डेस्ट बॉडी ऑफ तमिल लिटरेचर है, उसमें ऐसे थ्राइविंग अर्बन लाइफ, कल्चर एंड ट्रेड के डिस्क्रिप्शंस दिए गए थे। बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम संगम लिटरेचर को बस एक लिटरेरी ट्रेडिशन ही माना गया था, अप अंटिल किलरी फाइंडिंग जो इसमें लिखी गई बातों को बैक एंड वैलिडेट करती है। यहाँ पे जो 120 मिट्टी के टूटे हुए बर्तन के टुकड़े मिले थे जिसमें तमिल ब्राह्मी में इंस्क्रिप्शन थे, जब उनको डिसाइफर किया गया तो वो लोगों के नाम लिखे हुए थे, विच इंडिकेटेड कि यहाँ पे लिटरेसी तो वाइड स्प्रेड थी ही, बट ऑल्सो इट वॉजंट कन्फाइंड टू ओनली प्रीस्ट एंड एलीट क्लास। ये एक हाईली डेवलप्ड सोसाइटी को इंडिकेट करती है और ये इस नोशन को कि एंशिएंट टाइम में लिटरेसी वाज रेयर उसको डिस्कार्ड करती है। इन टूटे हुए टुकड़ों पर अपार्ट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन कुछ ग्राफिटी के मार्क्स भी मिले हैं। एंड गेस ये ग्राफिटी के मार्क्स किसे रिजेंबल करते हैं? द अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों सिविलाइजेशन अपने कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज शायद शेयर करते होंगे। अभी इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच के लिंक मिसिंग है, बट इट ओपन्स अप सो मेनी एवेन्यूज फॉर फर्दर रिसर्च। जैसे दो सिविलाइजेशन विद डिफरेंट कल्चर एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करती थी। अब ये एक्सकवेशन प्राइड एंड आइडेंटिटी का बहुत ही पावरफुल सिंबल बन चुका है। इट हैज फ्यूल्ड द डिबेट अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंडियन कल्चर। इट चैलेंजेस द नोशन कि इंडियन एंशिएंट सिविलाइजेशन सिर्फ आर्यन माइग्रेशन, इफ यू बिलीव इन आर्यन माइग्रेशन एंड वैदिक इन्फ्लुएंस की कहानी है। इट इज मच मोर डाइवर्स एंड मल्टीफेसेटेड देन दैट। पर जिस चीज पे हमें प्राउड फील करना चाहिए वो आज एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बन चुका है। डिफरेंट साइड्स अपने नैरेटिव एंड इंटरप्रिटेशन को परम सत्य बनाने में लग चुके हैं। सो व्हाट आर द मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन? इससे पहले मैं ये बताऊं, आई जस्ट वांट टू पुट आउट अ डिस्क्लेमर कि इसमें बताए गए कोई भी पॉइंट्स मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो भी मुझे रिसर्च के थ्रू पता चला, आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर इन सिंपलर वर्ड्स। तो सबसे पहले ASI ने खुद ही अपने आर्कियोलॉजिस्ट पे क्वेश्चन उठाया है फॉर द प्रपोज टाइमलाइन। उन्होंने के अमरनाथ रामाकृष्ण से फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए कहा है फॉर द टाइमलाइन दैट ही हैज प्रपोज्ड। ASI ने उनसे फर्दर स्ट्रेटिग्राफी एंड लेयर मार्किंग की डिमांड की है। जब उन पे सवाल किया गया तो दे एम्फसाइज दैट ऑल ASI इज डूइंग इज फॉलोइंग सेट स्टैंडर्ड एंड एक्सेप्टेबल साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ताकि फाइंडिंग्स क्रेडिबल हो। But this has led to people accusing central government for intentionally intervening and delaying the report, the publication and finding of Killadi. ऐसा इसीलिए क्योंकि किलड़ी की फाइंडिंग एक नॉर्थ सेंट्रिक नैरेटिव को क्वेश्चन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रिटिक एंड स्पेशली DMK पार्टी का ये मानना है कि किलड़ी एक्सकवेशन क्योंकि बीजेपी के आइडियोलॉजी एंड स्क्रिप्ट दोनों से अलाइन नहीं है, जो इस बात पे एम्फसाइज करती है कि हमारा इंडियन कल्चर का ओरिजिन मोनोलिथिक है। इसके जवाब में यूनियन मिनिस्टर हैज अक्यूज्ड DMK पार्टी फॉर फ्लेयरिंग अप रीजनल सेंटिमेंट एंड क्रिएटिंग कल्चरल वॉर। अच्छा, सो किलड़ी में एक्सकवेशन के दौरान कोई सिग्निफिकेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिले हैं। नाउ DMK is accusing not just BJP but RSS of being afraid of this finding, क्योंकि उनके हिसाब से ये BJP एंड RSS के प्रेफर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। सो एक और इशू उठ के सामने आया, विच वॉज सरस्वती सिविलाइजेशन वर्सेस वैगई रिवर सिविलाइजेशन।
तो डीएमके का ये मानना है कि वेगई रिवर के आसपास किलड़ी और किलड़ी के पहले भी जब एक्सकवेशन हुए तो वहाँ पे कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो साइंटिफिकली बैक हैं, जिनकी रेडियो कार्बन डेटिंग भी है। बट बीजेपी आज भी सरस्वती सिविलाइजेशन को प्रमोट करने में लगी पड़ी है, जबकि उनके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस भी नहीं है। डीएमके के हिसाब से बीजेपी इज फेवरिंग a mythical narrative over a proven history and especially when it comes to Tamil heritage. तो कहते हैं ना, there is no smoke without a fire, और यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ। इस केस में ऐसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए जिसने इस कंट्रोवर्सी को और हवा दी। जैसे ये 2017 में जो लीड आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर के अमरनाथ रामकृष्णा, उनको चलती हुई एक्सकवेशन के बीच में असम ट्रांसफर कर दिया गया। Now it is said that this was done to delay and stall the finding, report and publication of this excavation. वैसे गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस में इसे एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का नाम देके सल्टा दिया। इसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट took a stern step. They took the excavation site from ASI. इसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गया और अब ये एक मल्टी लेड कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। किलाड़ी एक्सकवेशन अचानक से एक आर्कियोलॉजिकल साइट से एक बैटलफील्ड बन चुका है जहां पॉलिटिक्स एंड नैरेटिव्स की जंग छिड़ चुकी है। तो अभी इसका करंट स्टेटस क्या है? जैसे मैंने पहले ही बताया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एएसआई से ये साइट लेकर तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को हैंड ओवर कर दिया। 2018 से वही यहाँ पे एक्सकवेशन कर रहे हैं। आज ये एक्सकवेशन अपने 10th ईयर और 10th फेज में जा चुका है और यहाँ से 100 नए आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं। जुलाई 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे कुछ 30 फीट लंबी एक स्ट्रक्चर मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि या तो ये वर्कशॉप या इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है। 2023 में के अमरनाथ ने किलड़ी एक्सकवेशन के इनिशियल फेज की रिपोर्ट सबमिट की थी, जो अभी भी अनपब्लिश्ड है ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। पर जुलाई 2025 में पीएस श्रीराम, जो इस एक्सकवेशन का 3rd फेज हैंडल कर रहे थे, उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की परमिशन ग्रांट कर दी गई। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस साइट को पॉपुलर करने के लिए यहाँ पे किलड़ी एक्सकवेशन को डेडिकेटेड एक म्यूजियम बनाया है। इसका इनॉग्रेशन 2023 में हो गया था। अब प्लान है उनका कि कुछ ट्रेंचेस को दे विल कन्वर्ट एज ओपन एयर म्यूजियम टू मेक इट मच मोर इंटरेस्टिंग। वेल, मेरा मानना है कि हिस्ट्री शुड बी प्रेजेंटेड एज इट इज rather than what narrative it supports. क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है कि सिविलाइजेशन नॉर्थ में शुरू हुई हो या साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में, वी शुड बी इक्वली प्राउड ऑफ इट एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट इट। सच्चाई जानना इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो सच्चाई हमारी आज की सच्चाई से बिल्कुल अलग हो। अगर ये एक्सकवेशन सवाल उठाती है तो हमें उस सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए rather than discarding it। तभी तो हम सही मायने में अपने कल्चर, अपने हेरिटेज, अपनी हिस्ट्री को समझ पाएंगे। अभी तक ये एक्सकवेशन चालू है। वी होप हमें वहाँ से बहुत सारे साइंटिफिकली बैक जवाब मिले। वैसे मेरा नाम है प्रिया, और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।